अनिल सर, खास तौर पर इस फैसले को, इस पूरी आप कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये काफी डिवाइसिव रहेगा देश के लिए, बांग्लादेश के लिए स्पेशली, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है या उनकी जो फॉलोइंग है वो काफी सब्सटेंशियल है, और वो इस बात को नहीं मानते कि भाई ये कोई लेजिटिमेट या लीगल सरकार है जिसके द्वारा ये सब किया गया है आगे, और ये विंडिक्टिव इसको मानते हैं। तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि ज्यादा अभी ऑलरेडी जैसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर काफी तनाव का माहौल है, और वो एक सिचुएशन काफी डिटेरियोरेट हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि जितना जल्दी अगर ये लोग वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट करने का, तो उसका जो जो डिसीजन है ये तो आसान नहीं है, क्योंकि किस तरह से वो आगे अपील करती हैं, क्या करती हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सस्पेंडेड है, तो वहाँ पर काम इस तरह से बड़ा मुश्किल है सिचुएशन। और शेख हसीना का इंटरव्यू आपने देखा ही, जो कुछ आई थिंक कल आया था, तो उसमें पता लगता है कि उन्होंने सीधा कहा है कि ये एक विंडिक्टिव उसकी वजह से है। तो वो एक तरह का पब्लिक को एक विक्टिम सिचुएशन की तौर पे होगा, तो ज्यादा लोगों को एक सहानुभूति हो सकती है उनके साथ में। और रही बात एक, क्योंकि वो भारत में है और एंटी इंडिया स्टैंड काफी बढ़ा है वहाँ बांग्लादेश में पिछले जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, और जिस तरह के एक्शंस उन्होंने लिए हैं वो भारत के हित में नहीं है। तो हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है ये इस तरह से। अनिल सर, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि हमारे सहयोगी पढ़े भी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि देखिए उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि हम लगातार इस जजमेंट का और इस पूरे प्रोसेस की बात कर रहे थे, जिसमें एक खास तौर का प्रोविजन ये भी कहता है कि अगर वो महीने भर के अंदर 30 दिनों के अंदर सरेंडर नहीं करती, अरेस्ट नहीं होती, तो निश्चित तौर पर उनके पास अपील का ऑप्शन भी नहीं बचेगा। लेकिन क्या उनके पास कोई ऐसा लीगल ऑप्शन बचेगा कि वो इसको चैलेंज कर सके, बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश के बाहर किसी इंटरनेशनल कोर्ट में? देखिए, अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट में करते भी हैं, और मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट, तो लंबी प्रोसीजर होती है वो, और देशों के बीच की बात होती है, दो देशों के बीच में। लेकिन मान लीजिए 1% अगर वो कर भी पाती किसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह इनके जो जिस तरह के डिसीजंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उनके पास में एक तरह की मॉरल अथॉरिटी है स्टेट के ऊपर प्रेशर करने की, और उसमें डिपेंड करता है कि दूसरे कंट्रीज किस तरह का बिहेव करते हैं, खासतौर से सुपर पावर्स। अब हम देख रहे हैं कि सुपर पावर में दोनों चाइना हो चाहे यूएस है, वो सारे के सारे तो जो है करंट गवर्नमेंट या जो आने वाली सरकार के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में फेवर करती है। तो शेख हसीना को मुझे नहीं लगता है कि उसमें उनको बहुत बड़ा सपोर्ट कुछ मिल पाएगा। सर, एक और चीज, क्योंकि वहां की सरकार के बारे में आप बता रहे थे कि देखिए दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें तल्खी और बढ़ेगी। खासतौर पे मोहम्मद यूनुस जब आए थे तब उनको कहा गया था कि एक बड़ा अच्छा चेहरा है, डेमोक्रेटिक चेहरा है, पीस लविंग है, लेकिन सारी चीजें तो हमने पिछले 1-1.5 साल में देखिए उल्टा ही हुई है। वहां पर ज्यादातर विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं, एक नैरेटिव डिसाइड किया जा रहा है, खासतौर पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार की भूमिका या फिर सरकार का जिस तरीके से पूरा लीगल प्रोसेस चला गया, इसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारत ने हमेशा से ही अपने सारे नेबर्स का भला चाहा है। एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को भारत से बहुत असिस्टेंस मिला है, और हमेशा उन्होंने ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी है कि भारत ने शेख हसीना को बनाने की, कंटिन्यू रखने की कोशिश की है। जबकि असलियत यह है कि भारत में जितना भी जो भी सरकार उस वक्त होगी उसके साथ में देश में काम होता है, तभी तो G2G जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें होती हैं तभी हो सकती हैं। लेकिन भारत ने इतना जो असिस्टेंस दिया उनको, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कैपेसिटी बिल्डिंग में हो, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे, वो सब किसके लिए है? वो वहाँ के लोगों के लिए है। लेकिन वहाँ इस सरकार ने आने के बाद में एक ही एंटी इंडिया नैरेटिव बना दिया कि वो खाली शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, और ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात को मैं तो वहाँ पे जितनी बार गया हूँ मैंने लोगों को बोला है ये बात कि अगर हम रोड बनाते हैं या कोई ब्रिज बनाते हैं तो क्या वो खाली शेख हसीना चलेंगे उस पर? बिल्कुल सर, बात तो ये है कि देखिए भारत जब भी सहयोग करता है किसी एक सरकार को नहीं, वहां के लोगों के लिए, आवाम के लिए, और एक तरीके से एक ब्रदरहुड था या फिर आप कह सकते हैं भाईचारा था, जिसके लिए लगातार भारत सरकार वहां के लोगों के लिए काम कर रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाई है, उनको दोषी ठहराया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी अभी भी जुड़े हुए हैं। पढ़े, मैं आपका दोबारा से रुख करूंगा। अब शेख हसीना के पास बार बार यही सवाल उठ रहा है, क्या ऑप्शन बचा है? वो भारत में है, हम जानते हैं पिछले कई साल, कुछ समय से वो भारत में रही हैं, लेकिन उनके पास क्या अब इस समय ऑप्शन बचा है?
देखिए, उनके पास ऑप्शन ये बचता है कि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों को क्या भारत से चला सकती हैं, क्योंकि उसकी इजाज़त भारत उन्हें अभी तक नहीं देता है। वो एक शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर हैं, उन हालात के अंदर वो भारत आई थीं। वो राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ पर उस तरीके से नहीं चला रही हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फाइट है। अगर शेख हसीना को पॉलिटिकली फाइट आउट करना है, तो शेख हसीना को ये देखना होगा कि वो किस तरीके से बांग्लादेश को एड्रेस कर सकती हैं, अपने जो काडर हैं, अपनी जो पार्टी के लोग हैं, उनको किस तरीके से एकजुट कर सकती हैं और उसको पॉलिटिकली कैसे फाइट आउट कर सकती हैं। जहां तक केस का सवाल है, उस केस के अंदर लीगल ऑप्शन का जहां तक सवाल है, चूंकि पूरी प्रोसेस ही बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से चली है, उसके बाद हो सकता है कि वो अपने किसी डिफेंस लॉयर के थ्रू वहां पे अपील फाइल करवाएं, लेकिन उसका क्या होगा हर्ष, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, जैसा अनिल वाधवा साहब बता रहे थे, जटिल प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। शेख हसीना वहां जाना चाहेंगी, कैसे वो इन पर्सन यदि जाती हैं तो स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी, तो क्या उन्हें वहां आने की इजाजत दी जाती है, तो बहुत सारी पेचीदगियां फंसी हुई हैं। लेकिन जैसा अनुपम भी बता रहे थे, और मैं यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब भारत पर बहुत सारी नजरें टिकी होंगी कि भारत इसमें क्या करता है और कैसे करता है, क्योंकि शेख हसीना यहां पर जिस स्टेटस के साथ में है, वो पब्लिक आई में नहीं है, उनका कोई सार्वजनिक उस तरीके से अपीयरेंस नहीं हुआ है, उनके केवल कुछ बयान आए हैं, कुछ जो मीडिया इंटरव्यूज आए वो भी लिखित इंटरव्यूज उनकी तरफ से दिए गए हैं। शेख हसीना एक सिक्योर लोकेशन के अंदर हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब शेख हसीना का अगला रुख क्या हो सकता है, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि शेख हसीना अब आगे अपनी राजनीतिक लड़ाई को कैसे रखती हैं। सजीव जावेद, जो कि उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से एक बयान जरूर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी मां का विच हंट किया जा रहा है, जिस तरीके से पूरी प्रोसेस चलाई जा रही है। उनकी तरफ से एक अपील भी जारी की गई थी, यानी अवामी लीग के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, कि यही समय है और बांग्लादेश के अंदर बंद का आयोजन किया जाना चाहिए। आज बांग्लादेश के अंदर कल आज 2 दिन बंद का भी आयोजन किया गया, और इस बंद को के मद्देनजर साथ ही कई जगह छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी हुई थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, एक तबका है बांग्लादेश के अंदर जो कि अवामी लीग को भी सपोर्ट करता है, साथ ही एक तबका वो भी है जो कि पिछले 9 महीने पिछले 1 साल से सवा साल की जो मोहम्मद यूनुस सरकार है, उसके कामकाज से भी नाखुश है। जिस तरीके से प्रबंधन किया गया है उसको भी वो नापसंद कर रहा है, साथ ही कट्टरपंथियों की जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से बढ़त हुई है उसको भी वो वहां पर नापसंद कर रहा है। तो बांग्लादेश एक जबरदस्त उथल पुथल के दौर से इस समय गुजर रहा है, जहां न तो राजनीतिक तौर पर स्थिरता है। अगर आप चुनाव को भी देखें तो जमात, जो कि अवामी लीग की अपोनेंट है, उसने कल 8 पार्टियों के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन तमाम, जिसके अंदर काफी कट्टरपंथी पार्टियां थी, और उनका कहना था कि पहले जुलाई चार्टर के ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। जबकि मोहम्मद यूनुस कह चुके हैं कि पहले वो चुनाव करवाना चाहते हैं फरवरी 2026 के अंदर, और उसके बाद वहां पर जो है रेफरेंडम होगा। अब बड़ा सवाल यह कि अगर बांग्लादेश के अंदर हालात उथल पुथल वाले होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता के हालात होते हैं, तो क्या बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो पाएगा अगले 3 महीनों के अंदर? और यदि चुनाव नहीं होता है तो फिर बांग्लादेश एक और जो है कहा जा सकता है अस्थिरता के दौर के अंदर और उसके अस्थिरता के दलदल के अंदर उलझ जाएगा, और ये बांग्लादेश के साथ लगी भारत की सरहद के लिए भी चिंता के सवाल खड़े करता है। प्रणय, हमारे साथ अनुपम भी बने हुए। अनुपम, देखिए ये बात प्रणय ने समझा दी कि देखिए चुनाव होने वाले हैं, फरवरी के अंदर चुनाव की तारीख है, उसकी तैयारियां, लेकिन जो उथल या फिर जो चीजें वहां पर चल रही हैं वो ऐसा दिखा रही है कि वहां पर अस्थिरता का माहौल बहुत ज्यादा है। अभी वहां के ताजा हालात क्या है, क्योंकि आप वहां पर कई लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, जान रहे होंगे कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। जी देखिए, एक जो नोशन या एक जो धारणा बनाने की कोशिश हुई पिछले 3-4 दिनों से कि अवामी लीग वहां पर फिर से उभर रहा है और हिंसा तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन अगर बहुत करीने से हम सोचें तो अवामी लीग अभी वहां पर क्या है? अवामी लीग एक ऐसी संस्था है जिसे बैन किया जा चुका है, जिसके समर्थक कुंठाग्रस्त हैं, जिसका कोई नेता नहीं है, और एक तंत्र व्यवस्था, सरकार, सत्ता उसके पूरी तरह से खिलाफ है। वो टारगेटेड है, टारगेट में है। अगर वहां पर वो थोड़ी सी भी हिंसा करेगा तो पहले से ही वो टारगेट में है और उस पर और जुल्म ढाए जाएंगे, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे, उसके खिलाफ सजा होगी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये हिंसा असल में अवामी लीग ही कर रहा है या उसके नाम पर कोई और संगठन, कोई और लोग कर रहे हैं? ये भी एक सवाल यहां पर है कि काफी कुछ राजनीति अभी बांग्लादेश में चल रही है। अवामी लीग के जो समर्थक और जो उनसे सहानुभूति रखते हैं वो उनकी संख्या काफी है। अभी भी 20-30% लोग अभी बांग्लादेश के ऐसे हैं जो अवामी लीग
से सहानुभूति रखते हैं, तो लेकिन वो अभी कुंठाग्रस्त है, वो सामने नहीं आ सकते हैं, नेता उनका कोई है नहीं, तो ऐसे में क्या वो ये रिस्क लेंगे कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके तोड़फोड़ करें? हाँ, वो शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक ढंग से जो प्रोटेस्ट है वो जरूर कर सकते हैं, आह्वान किया गया है बंद का, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर अगर हिंसा होती है तो इसमें सवाल ये उठेगा कि क्या ये इसके पीछे भी कोई और राजनीति है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं, बीएनपी और अवामी लीग है नहीं, बीएनपी और जमाते इस्लामी वहां पर है, लेकिन जमाते इस्लामी और बीएनपी को बहुत ज्यादा अलग अवामी लीग से वहां के लोग नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अनुपम, ऐसे बात में तो यही है कि क्या उपाय हो सकता देखिए है? जिस तरीके का काम इस समय वहां की सरकार कर रही है उसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम, आपका भी और प्रणय उपाध्याय आपका भी।